नमस्कार दोस्तों, हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। अब तक हम भारतीय संविधान की अनुसूचियां पढ़ चुके हैं। हमें वैसे तो भाग पढ़ने थे संविधान के, परंतु उसे हम किसी और दिन जानेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें ट्रिक्स बतानी है। मैंने पहले भी आपको बताया है, उसी को आगे बढ़ाना है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना या भारतीय संविधान की उद्देशिका। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। चलिए, तो भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना या कई बार आमुख नाम से भी जानी जाती है। चलिए, इसके बारे में हम काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे। उससे पहले हम भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को ही जानेंगे। कई बार प्रश्न बन जाता है कि ये कहाँ से शुरू होती है या फिर कब लागू की गई या कब स्वीकार की गई और इसमें कौन कौन से शब्दावलियाँ हैं, उनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है क्या, डिटेल में जानेंगे। पर पहले ये जान लीजिए, जैसे हम हमारा जो है राष्ट्रीय गान पढ़ते हैं, उसी तरीके से जो प्रस्तावना है वो भी मोस्टली लोगों को याद होती है जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं। यदि आप यूपीएससी की नहीं कर रहे हैं, सिंपल किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, प्रश्न यहीं से आपके समझ में आ जाएंगे, ठीक है। देखिए, बहुत बार पूछा जाता है कि प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है। हम भारत के लोग, ये ऑप्शन में दिया हुआ होता है, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ठीक है, मिति मार्ग सी शुक्ल सप्तमी संवत, इसकी कुछ खास जरूरत है नहीं, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से प्रश्न कहाँ से बनते हैं। बिल्कुल हो सकता है इसमें से कईयों को लग रहा हो बोरिंग सा, पर बहुत ही जरूरी है, यहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहली बात, हम भारत के लोग से प्रस्तावना की शुरुआत होती है। देखिए, जो यूपी पीसीएस वगैरह में तो ऐसे प्रश्न बन जाता है कि इन्हीं 4 शब्दों को दे देता है, वो लाइन में पूछता है कि मतलब इस तरीके से है, पहले ये, दूसरे नंबर पे ये, मतलब कई ABCD के रूप में भी दे रखा है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है। तो ये 4 शब्द जो है आपको पता होने चाहिए। एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। कई बार ऑप्शन में डाल देता है कि इनमें से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास डाल देता है, और तीसरा उसमें जो है अब तक डाल रखा है वोट डालना, ठीक है। तो वोट डालना जैसा कोई शब्द इसमें नहीं दिया गया है प्रस्तावना में, ठीक है। विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है, प्रतिष्ठा अवसर की और व्यक्ति की गरिमा अखंडता, इन सब की बात की गई है, ठीक है। हो सकता है मेरे उसमें आ रहा है बार बार जहन में कि कई लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, इसकी कहाँ आवश्यकता होती है। आप पिछले सालों के प्रश्न उठा करके देखेंगे तो वहाँ यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। और कब इसको स्वीकार किया गया, ये 26 नवंबर जिस दिन संविधान को स्वीकार किया गया था, ठीक है। चलिए, अब जानते हैं इसके बारे में और डिटेल जानने से पहले देखिए कि जो प्रस्तावना है क्या आखिरकार प्रस्तावना या उद्देशिका या फिर आमुख, इस नाम से भी पूछा गया है प्रश्न। तो आमुख या प्रस्तावना है क्या, जैसे मान लीजिए कोई किताब लिखी हुई है, ठीक है, पूरी किताब में किसी विषय पर हम बात करेंगे, तो उसी किताब को एक पेज के रूप में लिख देना, यानी इस किताब में किस किस चीज़ पर बातें की गई हैं उसी को एक पेज में लिख दिया गया है, यानी शॉर्टकट में एक तरीके से समरी दे दी गई है,
ठीक है, यानी संविधान में क्या लिखा है उसको एक पेज में अगर कहना चाहेंगे तो वो है उसकी प्रस्तावना। ठीक है, तो बस प्रस्तावना है यानी कि संविधान का निचोड़ है एक पेज पर। ठीक है, चलिए अब प्रस्तावना को सर्वप्रथम कुछ ये तथ्य हैं जो पूछे जाते हैं, कौन से संविधान में शामिल किया गया था। तो अमेरिकी संविधान ने सबसे पहले प्रस्तावना को शामिल किया था। ठीक है, प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान ने शामिल किया था। ठीक है, अब भारतीय संविधान के विषय में जानते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना क्या है। ठीक है, भारतीय संविधान के संदर्भ में प्रस्तावना को जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव या संकल्प प्रस्ताव लाया गया था। इसे हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। उद्देश्य प्रस्ताव यानी संकल्प प्रस्ताव लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। क्या था ये कि यानी संविधान बनाने के हमारे उद्देश्य क्या क्या होंगे या कौन कौन सी चीज़ों पर हम जो है संविधान में शामिल करेंगे या किन पर जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को लाया गया और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया। देखिए प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जा चुका है, संविधान में प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया, कब स्वीकार किया गया। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया, ये प्रश्न भी आ चुके हैं। प्रस्तावना को अन्य नामों से कौन कौन से नाम हैं जिनसे जाना जाता है, प्रश्न यहाँ से भी बनता है। संविधान की कुंजी, संविधान का परिचय पत्र या संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है। प्रस्तावना, आमुख या उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका को ही कहा जाता है। कुंजी, परिचय पत्र और आत्मा। अब देखिए यहाँ प्रश्न बनता है कि संविधान की आत्मा तो जो है आर्टिकल 32 को कहा जाता है। तो इस संदर्भ में चीज़ें जान लेते हैं। यदि प्रश्न बनता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, ठीक है, तो उद्देश्य का यानी प्रस्तावना को ही कहा जाता है संविधान की आत्मा। ठीक है, ये डॉक्टर सुभाष कश्यप ने कहा था। ये कथन भी पूछा गया है पीसीएस में। ठीक है, चलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर के संदर्भ में आता है। अगर प्रश्न बनता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तब चेंज हो जाएगा हमारा आंसर। आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार, यानी 32 में क्या है, संवैधानिक अधिकारों के उपचार हैं। उसी को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा किसने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ठीक है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के संदर्भ में अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार संविधान की आत्मा एवं हृदय हैं। ठीक है, एक और प्रश्न यहाँ से बनता है कि संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा। देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने ये अलग से लिखी हैं क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो अमूमन आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ जो नोट्स मैंने आपको दिए ये सारी की चीज़ें कंबाइंड करके, जैसे कई एक प्रश्न होते हैं जो पूछे जाते हैं पर नॉर्मल बुक्स में नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो उन सबको यहाँ इकट्ठा किया गया है, परंतु सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसे मैंने अपनी तरफ से डाल दिया है होशियारपंती दिखाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें डाली गई हैं जो पूछी जा चुकी हैं अब तक। ठीक है, तो संविधान के पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है। प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री या राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है, प्रश्न पूछा गया है। प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री KM मुंशी ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं जैसे आप पढ़ते हैं। ये मुख्य तथ्य, ऐसे तथ्य जो रटे हुए होने चाहिए, आपको पता होने ही चाहिए, इसमें कन्फ्यूजन ना हो। ये तीनों चीज़ें मैंने एक साथ लिखी हैं। यदि प्रश्न बनता है प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसका विचार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है प्रस्तावना का विचार। ठीक है, यदि प्रश्न बनता है प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है प्रस्तावना की भाषा। दोनों में डिफरेंस याद रखिए, विचार अमेरिका, भाषा ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की। ठीक है, प्रस्तावना में न्याय, आपने प्रस्तावना में 3 न्याय पढ़े थे, मैंने बताए थे वहाँ पर भी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो न्याय जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो ये रूस से लिया गया है। ठीक है,
चलिए, दोनों पूछे जा चुके हैं, इसके भी पूछे जाने की संभावना है। ये पूछा जा चुका है कि प्रस्तावना में न्याय कहाँ से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रस्तावना में संशोधन के संबंध में कुछ चीजें जानते हैं। देखिए, यहाँ पर कई चीजें बनेंगी प्रस्तावना में संशोधन से संबंधित। एक तो ये कि अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, और यही प्रश्न बनते हैं कुछ केस के, कौन सा जो केस है प्रस्तावना में संशोधन से संबंधित है। अब तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है, कितनी बार? एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ? 1976 में 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन को आप जानते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई थी, इसलिए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। उसमें एक बार ही अब तक जो है प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। क्या संशोधन हुआ था? इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, यहाँ से प्रश्न कई तरीके से पूछ लेता है। कई बार पूछ लेता है कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान पूर्णतः लागू हुआ तो इस समय निम्नलिखित में से कौन से शब्द संविधान में नहीं थे? तो यही तीनों शब्द संविधान में नहीं थे, क्योंकि ये बाद में जोड़े गए हैं। कई बार प्रश्न पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है संविधान 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ठीक है, तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो है बाद में जोड़े गए थे। देखिए, यहाँ पर मैंने धर्मनिरपेक्ष भी लिखा है, क्योंकि कई जगह जो है मूल शब्द क्या है? पंथनिरपेक्ष है भारतीय संविधान में, परंतु कई बार धर्मनिरपेक्ष भी दे देता है ऑप्शन में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ केस को देखते हैं। ये कुछ रटंत विद्या जैसी चीजें हैं, पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं यहाँ से। देखिए, 2 जगह के केस आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर प्रस्तावना से संबंधित केस, और जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे वहाँ पर भी कुछ 6-7 केस आएंगे, वो आपको पता होने चाहिए कि ये मूल अधिकारों से संबंधित हैं। जैसे इसमें प्रश्न किस तरीके से देगा? जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वाद, ठीक है, या केस प्रस्तावना से संबंधित है या संबंधित नहीं है। ठीक है, तो उसमें और भी डाल देता है। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा केस क्या है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। मैंने ये दोनों एक साथ क्यों लिखे हैं? क्योंकि इसको भी जान लेते हैं। देखिए, ये दोनों जो केस थे उनमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, बम्बई और केशवानंद भारती, इन दोनों में कहा कि संविधान का भाग है प्रस्तावना और इसमें संशोधन किया जा सकता है। परंतु एक केस ऐसा है बेरुवाड़ी, या बेरुवारी भी कह देते हैं, और बेरुवाड़ी भी लिखा होता है कहीं, बेरुवाड़ी वाद। इसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है और उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, और डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इतने से ही काम आपका चल जाएगा। बेरुवाड़ी वाद या संविधान का भाग नहीं, ये किसमें माना गया? बेरुवाड़ी विवाद में कहा गया था कि संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना और उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। चौथा क्या है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इसमें प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। ठीक है, संविधान की मूल आत्मा कहा गया। तो ये चारों केसेस आपको पता होने चाहिए। एक मिनट है। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, केशवानंद भारती, इन दोनों में कहा गया संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। बेरुवाड़ी कहा गया संविधान का भाग नहीं है, संशोधन इसमें नहीं किया जा सकता। ठीक है, गोलकनाथ में माना गया कि संविधान का भाग है, यानी संविधान की मूल आत्मा है प्रस्तावना और इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, बस इतना ही जानिए इनके बारे में। अब यहाँ हम देखते हैं कुछ शब्द, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो हमने ऊपर पढ़ा था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। ठीक है, तो इसमें देखिए संप्रभु, संप्रभु का अर्थ क्या होता है? संप्रभु का मतलब है कि यदि कोई राज्य संप्रभु है तो इसका मतलब है वह अपने आंतरिक एवं बाहरी मामलों के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है।
कहने का मतलब है कि जैसे भारत है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, यानी भारत के अंदर क्या होगा या भारत विदेशों यानी किसी देश के साथ उसके संबंध क्या होंगे, इसके लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, यानी किसी के भी दबाव में नहीं है। इसका मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु। ठीक है, एक प्रश्न बन जाता है कि किसी भी राज्य को या देश बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, जैसे क्षेत्रफल दे देगा, जनसंख्या दे देगा, और एक शब्द देता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु होना उसका, तो ये है संप्रभु होना यानी स्वतंत्र होना पूर्णतः उसका। ठीक है, चलिए समाजवादी शब्द पढ़ा आपने, समाजवादी का अर्थ क्या होता है? आर्थिक स्थिति में समानता लाने का प्रयास, यानी जो देश समाजवादी है वो लोगों की आर्थिक स्थिति में समानता लाने का प्रयास करेगा। ठीक है, चलिए धर्मनिरपेक्ष, ये पूछा गया है कई बार। धर्मनिरपेक्ष जैसे कि भारतीय संविधान में है धर्मनिरपेक्ष शब्द या पंथ निरपेक्ष, उसका अर्थ क्या है? राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, इसका शब्द का अर्थ यही है कि राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं है, परंतु कई बार ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ होता है तो वो दे देता है कि राज्य के लिए सभी धर्म समान हैं, तब आप इस पर टिक करेंगे। देखिए यदि ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तब आप ऊपर वाले पर टिक करेंगे कि राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं है। ये अर्थ है धर्मनिरपेक्ष राज्य का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लोकतांत्रिक शब्द का क्या अर्थ है? भारत की सरकार जनता द्वारा चुनी जाएगी। ठीक है, तो ये भारत के संबंध में बात कर रहे हैं इसलिए भारत लिख दिया है। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो सरकार है उसका चुनाव जनता करेगी। ठीक है, चलिए गणतंत्र का मतलब क्या होता है? ठीक है, भारत के संबंध में हम ऊपर पढ़ चुके हैं पहले ही प्रस्तावना में कि गणतंत्रात्मक राज्य है। तो गणतंत्र का मतलब क्या है? कि जो राष्ट्र का मुखिया होगा, राष्ट्र का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, या राष्ट्र का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्र का मुखिया यानी राष्ट्रपति वो भी निर्वाचित होगा, इसका मतलब है गणतंत्र, यानी राष्ट्र का मुखिया भी निर्वाचित होगा फिक्स टाइम के लिए, जैसे 5 साल के लिए, 6 साल के लिए। ऐसा नहीं होगा कि एक बार निर्वाचित हो गया उसके बाद हट ही नहीं रहा है। ठीक है, तो राष्ट्र का मुखिया भी निर्वाचित होगा एक निश्चित समय के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब होता है गणतंत्रात्मक राज्य। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ ये जो प्रश्न जितने बन सकते थे भारत की संविधान की उद्देशिका एवं प्रस्तावना से, वो हमने सभी हल कर लिए हैं। अब यहाँ से और नहीं बन सकता। हाँ, सिविल सर्विसेज में कह सकते हैं, यदि आप IAS की तैयारी कर रहे हैं वहाँ तो थोड़ी बात आगे जाएगी, लक्ष्मीकांत तक जाएगी, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बाकी यदि PCS तक भी कर रहे हैं तो यहाँ से आगे प्रश्न इसमें नहीं बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, बाकी आपकी श्रद्धा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।